जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट। और आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम का। और शिफ्ट कौन सी है, 1 है। और डेट क्या है भाई, 5 फरवरी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने ये कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, तो आज हम लोग इनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और सेक्शन क्या होगा हमारा, मैथ के सेक्शन का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कोऑर्डिनेट से। कह रहा है कि हमारे पास में एक रेखा है, और रेखा क्या है भाई, 5x प्लस के 7y इक्वल टू 35 है। इस रेखा द्वारा मूल बिंदु से बनाया गया क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि अगर हमारे पास में ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये मूल बिंदु है, और ये कोई रेखा जा रही है, तो इसके द्वारा ये बनाया गया जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, एरिया बराबर जब भी इस प्रकार इक्वेशन आएगी तब c²/2ab इसमें भाई मॉड में। तो जरा बताइए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 35 × 35 अपॉन 2। ए की वैल्यू हमारे पास होता है जो x का कोफिशिएंट है 5 × 7b की वैल्यू। ये दोनों मिलकर 35 हो गए, इसका आप हाफ कर दोगे तो 17.5 यूनिट स्क्वायर। ये आपका एरिया यहां से फाइंड हो जाएगा। गॉट इट। चलिए भाई ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको कोऑर्डिनेट से ही दिया जा रहा है। क्या है, कह रहा है कि एक कोई रेखा है जिसके बिंदु हैं 2,4 एंड 7,9, और कह रहा है कि एक तीसरा बिंदु इस रेखा को 2 भागों में बांटता है P। किस अनुपात में बांटता है, 1:2 में, 1:2 में। अगर ऐसा करता है तो बताइए इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अगर हमें यहाँ से x बराबर ज्ञात करना है तो क्या होता है, x बराबर x1। आप कहोगे सर x1 m1 तो है ही नहीं। जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ये x होता है और ये y होता है, ये x होता है ये y होता है, तो हम x1 इसको मान लेते हैं, y1 ये हो गया, x2 ये रहा और y2 ये रहा, है ना। और जिस अनुपात में इसको ये बांट रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं m1 और m2। अब पुट कर लीजिए, तो x1 के साथ में m2 आएगा प्लस x2 के साथ में m1 आएगा अपॉन m1 प्लस के m2। तो x की वैल्यू क्या है 2, और ये 2 2 जा 4 प्लस x2 क्या 7 और 1, 7 1 जा 7 अपॉन इन दोनों का सम, यानी कितना हो गया भाई 11/3। y आप फाइंड करोगे तो y भी इसी प्रकार हो जाएगा। अगर हम y1 लेंगे तो m2 आ जाएगा, यानी 4 2 जा 8 प्लस y2 लोगे तो 9 1 जा 9 अपॉन 1 + 2 यानी कि 3, तो 17/3। तो उस बिंदु के भाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 11/3 एंड 17/3। ये आपका हो गया आंसर, ये हो जाएगा आपका P बिंदु। तो कोऑर्डिनेटर थोड़ा बहुत पढ़ के जाइए भाई, जरूरी है। हो सकता है कि आगे वाली शिफ्टों में क्वेश्चंस और भी अच्छे आना शुरू हो जाएं। ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 3। क्या कह रहा है, P और Q की आयु का अनुपात आपको दिया जा रहा है 7:5। ये इनकी वर्तमान की आयु है, और आपसे कह रहा है कि अगर ये इनकी वर्तमान की आयु है तो आज से 5 साल पहले, कितने साल पहले भाई, 5 साल पहले, बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले इन दोनों की जो आयु का सम था ना, वो था भाई 50 वर्ष। ये दोनों मिला के 50 वर्ष के थे 5 साल पहले। तो सोचिए अगर ये 5 साल पहले दोनों 50 वर्ष के थे, तो आज इनकी आयु का सम कितना हो जाएगा भाई, 5 साल के बाद। एक बड़ा भाई 5 साल बड़ा होगा तो छोटा भाई 5 साल बड़ा होगा, तो टोटल 10 इसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि आज ये लोग होंगे दोनों 60 वर्ष के टोटल। और यहां से आपका भी टोटल कितना हो रहा है, 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट के बराबर 60 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाना चाहिए भाई, 60/12 यानी कि 5। अगर 1 यूनिट का मान 5 आ गया तो पूछा बड़े भाई की एज क्या हो जाएगी भाई, तो × 5, 85
ईयर। ये हो गया भाई आपका आंसर। देख लीजिए भाई, यूनिट वाले हैं क्वेश्चन अच्छे से, जिसको हम लोगों ने रेशियो में पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस को रेशियो से हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिया जा रहा है, कह रहा है कि यदि x प्लस के y इक्वल टू है 27 एंड x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर इक्वल टू 243, तो आपको ज्ञात क्या करना है भाई, x माइनस के y। ये भी कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि हम लोग नहीं जानते कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपको क्यों नहीं जानते? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। वैल्यू पुट कर दीजिए भाई इसमें 243, और ये इसकी वैल्यू क्या है 27 इंटू, ये आपसे पूछ रहा है, तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इससे कितने चांस कैंसिल हो जाएगा भाई, 9 चांस। तो यही तो इसका आंसर है। यदि आपने मैथ में थोड़ा बहुत ही बेसिक पढ़ा हुआ है ना, तो ये एग्जाम 20 पीसी चल रहे हैं, बहुत आसान है। आपको कुछ भी नया नहीं सीखना है, आपको सिर्फ बेसिक सीखना है, यानी कि 8th क्लास बोल रहे हैं हम, 8th क्लास तक के मैथ को आप अच्छे से पक्का कर लीजिए तो आपको पेपर आसान लगेगा। लेकिन आपको स्पीड बनानी है, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है भाई। तो अपने आसपास के आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जा करके वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर? मेहनत तो आपको ही करनी है भाई। अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हुए आगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको दिया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, यानी कि वो 1 था और अब वो कितना हो जाता है भाई, 8 गुना हो जाता है। कितने समय में? 3 वर्ष में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके अनुसार है भाई, CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसा कि हम जानते हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर है। कितना वर्ष है भाई, 3 वर्ष है। तो 1 वर्ष का यदि आप ज्ञात करोगे तो 1 वर्ष के लिए क्या हो जाता है, इसका क्यू रूट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 2 गुना हो जाएगा 1 वर्ष के बाद में। तो यदि पहले धन 1 था, 1 गुना से 2 गुना हो गया, तो उसे ब्याज कितनी मिल गई भाई, पूरी 1 गुना। और जैसा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुना की भाई क्या परसेंटेज बन के तैयार होगी कि सर 100%। हाँ जी भाई, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 साल में दिया गया ब्याज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बस उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने की देर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है भाई। किससे है? त्रिकोणमिति से है। आपको गिवन है कि tan थीटा अपॉन 1 प्लस के sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है भाई, ये आपको गिवन है। चलिए शुरू करते हैं भाई। हम लोगों ने इनका एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा, tan थीटा और 1 प्लस के sec थीटा, और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस के sec थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। इसके बाद में क्या करेंगे, ओपन कर देंगे ऊपर वाले होल स्क्वायर को, 1 प्लस के sec स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab यानी कि 2 sec थीटा, और ये हमारा सेम टू सेम चलता रहेगा, tan थीटा और 1 प्लस के sec थीटा। अब क्या हो जाएगा भाई, बता सकते हो? ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे भाई, सर sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस के 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा और 1 प्लस के sec थीटा। हाँ जी, अब इनमें से अगर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर के 2 sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ जी सर, प्लस के 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा और 1 प्लस के sec थीटा। दिख रहा है? हाँ जी, अभी तो दिख रहा है फिलहाल में। अब आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो भाई, कि सर कॉमन ले लिया हमने 2 sec थीटा, तो अब यहाँ से क्या बचना चाहिए भाई, पहले हम यहाँ से देखते हैं, 2 sec थीटा 2 sec थीटा, यानी कि यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ sec थीटा अपॉन tan थीटा और 1 प्लस के sec थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, ओपन करने पर 2, ये क्या होता है भाई 1 अपॉन cos थीटा, और ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा सर sin थीटा और इनटू cos थीटा ऊपर आ जाएगा,
कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये होगा हमारे पास 2 और 1/sin क्या हो जाता है कोसेक थीटा। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो एक तरीका तो ये हमारे पास में इसको ओपन करके कर सकते हैं और एक तरीका कि आप थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर देखें कि ऑप्शन में किस में वैल्यू पुट हो रही है। क्लियर भाई, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या है 50,000। यदि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद में जनसंख्या क्या होगी। यानी कि 50,000 है, पूरा 100% है कोई भी चीज हमारे पास। अब नेक्स्ट ईयर कितने का इंक्रीजमेंट हो रहा है भाई, 10% का, 10% वृद्धि हो रही है। अगर कोई चीज 100% है, 10% की वृद्धि हुई तो कितना परसेंट हो जाना चाहिए, टोटल 110%। परसेंट उठाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे। ये तो बात हो गई 1 साल की। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो फिर से कोई ना कोई नंबर निकल करके आएगा, हाँ या ना। अब कह रहा है कि जो नंबर है उसका 10%, यानी कि जो नंबर है वो फिर से 100% बन गया तो उसका 10% निकाल लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 110/100 और ये आपके 2 साल हो गए। यानी 2 साल के बाद में जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो अब देखिए 1 2 3 4 सीधे सीधे 5 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 11 का स्क्वायर एंड 00 5 0 एंड 6 60,500 जनसंख्या हो जाएगी, है ना। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 8 आपको टाइम एंड वर्क से दिया जा रहा है। कह रहा है ABC किसी काम को अलग अलग A 20 दिन में कर सकता है, B 30 दिन में कर सकता है एंड C 60 दिन में कर सकता है। ये आपको इनका टाइम दिया जा रहा है, डे अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है हम लोगों का, इनकी एफिशिएंसी फाइंड करना। तो एफिशिएंसी के लिए आपने इन सभी का क्या कर दिया भाई, LCM, जिससे कि हमें वर्क मिल जाएगा और LCM कितना हो जाएगा 60। अगर 60 LCM हो गया तो उनकी एफिशिएंसी क्या आएगी भाई, चाहो तो एफिशिएंसी यहीं लिख सकते हो 3 2 एंड 1। ये हो गया भाई हमारे पास में बेसिक वर्क जो हमें करना होता है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि A सभी दिन कार्य करता है यानी कि लगातार, लेकिन B A के साथ सिर्फ विषम दिन तक कार्य करता है और जो C है वो A के साथ में सिर्फ और सिर्फ सम दिन कार्य करता है। यानी कि आप इसको इस प्रकार समझ सकते हो कि जो A है वो तो सभी दिन कार्य कर रहा है, लेकिन जो B है वो ओनली ऑन ऑड डे कार्य करेगा और जो C है वो करेगा भी इवन डे कार्य। इस प्रकार आपको डेटा दिया जा रहा है। तो अगर इसकी बात हो रही तो देखिए भाई फर्स्ट डे कौन कौन कार्य करेगा भाई, A तो आएगा ही आएगा, A के साथ में कौन आएगा, B या C। फर्स्ट वन होता है 1, तो 1 क्या होता है भाई, ऑड होता है ना, तो B आ जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, A और B के द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा 5। अब सेकंड डे कौन आएगा, A तो आएगा ही आएगा, इवन है इसलिए C आ जाएगा। तो A और C मिले कितना कार्य करेंगे भाई दोनों लोग, 3 और 1 4। अब आपने देखा 2 दिन में A B C तीनों लोग हो गए, अगले 2 दिन में भी यही प्रक्रिया चलेगी। अब ये 2-2 के पेयर में चलेगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर 2 दिन का जो कार्य है A B और C के द्वारा 9 हो रहा है 2 दिन में, ठीक है। अब कितना कराना है भाई, 60। तो हम 60 डायरेक्ट तो करा नहीं सकते हैं, है ना। चलिए इसको हम इधर लिख देते हैं। 2 दिन में A B और C के द्वारा किया गया कार्य हो गया 9 और हमें कार्य टोटल कराना कितना है भाई 60। तो अब क्या करेंगे भाई, अगले 2 दिन में कितना कार्य होगा, फिर से 9 होगा, अगले 2 दिन में फिर से 9 होगा और अगले 2 दिन में फिर से 9 होगा। तो ये जो भी आएगा 9-9 के पेयर में आएगा भाई। तो अब देखिए इसके नियरेस्ट कौन सा है भाई, 9-9 6 बार लेते हैं तो हमारा 54 वर्क हो जाएगा। यानी कि इधर भी 6 पेयर बनाएंगे तो 12 दिन के अंदर अंदर तीनों के द्वारा किया गया कार्य 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना।
अब क्या होगा भाई, अब 2 दिन का कार्य तो करा नहीं सकते, क्योंकि अगर 9 कार्य कराएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो क्या कराएंगे भाई, 1 दिन का कार्य कराते हैं ए और बी से। तो 1 दिन के लिए हमने ए और बी को बुलाया और इन्होंने कितना कार्य किया होगा भाई, 5, है ना। अभी कितना कार्य हो गया हमारे पास में, 59। अब कार्य कितना बाकी बचा, सिर्फ 1। अब इस बार हमें 1 कार्य लेना है और वो कौन करेगा भाई, ए और सी। 1 दिन नहीं है भाई, 1 कार्य है, वर्क है। जरा देखिए भाई, ए और सी 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 4, यानी कि एक पूरे दिन में 4 कार्य कर रहे हैं। तो 1 कार्य करने के लिए कितना चाहिए समय, 1/4, 1/4। तो 1/4 दिन में ये लोग 1 कार्य कर देंगे। तो भाई अच्छा सवाल है, कितने दिन हो गए टोटल, 13 सही 1/4 दिन लगे और वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कितना भाई, 60, जो हमने माना है लेट। ये हमेशा लेट होता है भाई, माना हुआ वर्क होता है। तो ये आपका समय आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि आपसे हल्के ही सवाल पूछे, हर प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं भाई, लो, मीडियम, हाई। ठीक है, तो आपको तैयार रखे जाना। और 60 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग से, 60 और 40 क्वेश्चन है आपके जीएस से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसके बारे में। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो, हाँ, माइक टेस्टिंग, हेलो। चलिए भाई, हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको टाइम एंड स्पीड से है। कह रहा है कि एक आदमी है 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टोटल आपको डेटा गिवन है। कह रहा है भाई 9 आवर में 61 किलोमीटर कवर करता है। अच्छा जी, लेकिन कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर की चाल से तथा शेष दूरी साइकिल द्वारा 9 किलोमीटर की चाल से, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरा कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। इन चालों से वो अपना चल रहा है। ठीक है भैया, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, इतना। समय कितना उसको लग रहा है, टोटल 9 आवर। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं ना, कि कुछ हमारे पास में ग्वाले हैं या कबूतर हैं जिनके 2 पैर हैं, और कुछ हमारे पास में गाय हैं जिनके 4 पैर हैं, और उनके सिरों की संख्या दे दी जाती है। फिर आपसे पूछता है कि बताइए कितने कबूतर होंगे और कितनी गाय होंगी। तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि कबूतर के यदि 2 पैर हैं तो गाय के भी हम मान लेते हैं कि कम से कम 2 पैर तो हैं, और सिर आपको दे दिया, मान लेते हैं 40। तो इसका मतलब 40 लोगों के 2-2 पैर के हिसाब से 80 पैर तो होने ही होने हैं भाई, है ना। लेकिन पैरों की संख्या वो आपको एक्स्ट्रा देता है, कहता है जो पैर है वो 100 हैं, 40 सिर हैं और 100 पैर हैं। तो आपने कहा कि अच्छा 20 पैर और बच रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा पैर बचेंगे वो आप किसे देने वाले हो, वो आप दोगे जिसके 4 पैर थे, हम उसके 2 ही माने थे, यानी गाय को दोगे आप। और गाय के अभी 2-2 पैर देने हैं प्रत्येक गाय को, और बच कितने रहे हैं, 20। तो 20 पैर हैं, 2-2 पैर देने हैं आपको, तो कितने लोगों में बढ़ जाएंगे, 10 में। यानी कि 10 गाय हो गई, 40 में से 40 सिर थे ना, तो 10 हो गई, बाकी बचे हुए 30 कबूतर हो गए। समझ में आया, क्लियर। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां फॉलो करने जा रहे हैं, जरा समझना। कह रहा है कि उसमें स्पीड 4 की स्पीड से वो पैदल चला बंदा, और 9 की स्पीड से वो साइकिल पर चला है ना। तो 9 घंटे तक चला है भाई। तो अब ये मान के चलिए कि उसकी कम से कम स्पीड, तो यहां पर भी हम अगर 4 ले लेते हैं, यानी कि वो 4 की स्पीड से यहां भी चला है और 4 की स्पीड से यहां पर भी चला है। तो टोटल वो 4 की स्पीड से चला भी कितने घंटे तक, 9 घंटे तक चलता रहा है। तो अगर 9 घंटे तक चला है तो बताइए भाई डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली होगी भाई, 9 × 4 × 36 किलोमीटर। लेकिन टोटल डिस्टेंस है कितनी भाई, टोटल डिस्टेंस हमारे पास में जो है सर वो है 61 किलोमीटर। तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ रही है कितनी भाई, एक्स्ट्रा हमारे पास में 25 किलोमीटर, है ना। अबे 25 किसने कवर की होगी सर, ये की होगी उसने। क्यों, क्योंकि इसकी चाल एक्स्ट्रा है 5 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से उसने 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया है। और इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, 3 घंटे में 15, 4 घंटे में 20 और 5 घंटे में
25 किलोमीटर, यानी कि इसने यहाँ पर 5 घंटे लगाए हैं दूरी को तय करने में। अगर इसको 5 घंटे लग रहे हैं, 5 आवर, टोटल 9 घंटे हैं, तो इसके कितने बाकी बचे भाई? 4 घंटे, है ना, पैदल। बस आपका सवाल सॉल्व हो गया कि पैदल वो 4 घंटे चला है और किस स्पीड से चला है भाई? 4 की स्पीड से चला है। तो यही तो उसने पूछा है कि पैदल उसने कितनी दूरी तय की है। तो हम जानते हैं DST, स्पीड क्या है? 4 है, टाइम क्या है? 4 है, यानी कि 16 किलोमीटर उसने कवर किया है पैदल। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया? अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो हम सेकंड टाइप से कर लेते हैं भाई। और सेकंड टाइप क्या हमारे पास में? पैदल और साइकिल से। पैदल चल रहा है भाई 4 की स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर, और ये चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर। इसे हम लोग कर रहे हैं एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन मेथड में ऐसा कि आप जानते हो कि अगर ये स्पीड है तो औसत स्पीड क्या हो जाएगी भाई उसकी? 9 घंटे में चल रहा है 61, तो 1 घंटे में कितना चलेगा भाई? 61/9, है ना। आपको इनका डिफरेंस लेना है, इधर से आपको इनका डिफरेंस लेना है, और जो आप डिफरेंस लोगे तो वो किसका आएगा भाई? हमारे पास में क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम स्पीड का एलिगेशन लेंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम का एलिगेशन लेंगे तो डिस्टेंस ज्ञात होगी। तो भाई इनको माइनस कैसे करेंगे सर? दिक्कत हो रही है, तो क्या करें हम सभी का? ये सभी रेशियो हैं आपस में तीनों, तो रेशियो हम किसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इस 9 को उठाना चाहते हैं तो हमने क्या किया भाई? 9 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी जगह, तो इससे कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा भाई? 9 × 9 81, 81 में 61 माइनस करोगे सर 20, और ये कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में? ये टोटल 36, 36 को माइनस करोगे तो 25। और यहाँ डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं आएगा। आपको सर माइनस में आ रहा है, नहीं, ये टाइम का रेशियो आ गया भाई। कितना हो गया? 4:5, टोटल 9 यूनिट है, लेकिन ये अब ये तो वही यूनिट में आ गया। अब आप देखिए रियल में टाइम कितना दिया गया था? टोटल 9 ही दिया गया था, यानी कि 9 यूनिट इक्वल टू 9 आवर, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1, तो यानी कि यहाँ 5 आवर हो जाएंगे और यहाँ पर 4 आवर। तो यहाँ रियल टाइम आ गया वो यही आ गया। 4 घंटे लग रहे हैं भाई किसे? पैदल। स्पीड क्या है उसकी? 4, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई पैदल के द्वारा? 4 × 4 यानी कि 16 किलोमीटर, है ना। और अगर आप जानना चाहते हो यहाँ 5 घंटे चला है भाई किस चाल से? 9 की चाल से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 × 9 यानी कि 45 किलोमीटर। आप दोनों को प्लस कर देना, 61 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होगी। आंसर कौन सा होगा? ये पैदल कितना चला है। समझ में आ गया भाई? अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको ये दोनों तरीके से समझा दिया है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपको कुछ इस प्रकार दिया जा रहा है। ये कुछ एग्जैक्ट डेटा हमें नहीं लग रहा है। कह रहे हैं आपसे कि कोई रेक्टेंगल है जिसका एरिया है भाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड उसकी जो लेंथ है वो है भाई हमारे पास में 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? यदि लेंथ को 4/3 कर दिया जाए तो लेंथ है उसको 4/3 से इंक्रीज कर दिया जाए, तब उसका नया परिमाप क्या होगा? नया परिमाप क्या होगा, यानी कि न्यू पेरीमीटर। आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, नया परिमाप क्या होगा। तो देखते हैं इसके अनुसार क्या हो जाना चाहिए भाई। यदि एरिया आपके पास ये है और लेंथ ये है, तो इसके अनुसार हमारे पास में ब्रेथ क्या आ जाएगी भाई? कितना आ जाएगा भाई? 10 सेंटीमीटर, है ना। अब उसने क्या किया भाई? लेंथ को इंक्रीज कर दिया है ना। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी भाई? 15 × कितना? 4/3, इससे 5 चांस यानी कि 20 सेंटीमीटर। और जो आपके पास में ब्रेथ है वो तो पहले ही वाली है भाई 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए भाई न्यू पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2L + B होता है, 2L और B कितना हो जाएगा भाई? 30, यानी कि 60 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाना चाहिए, है ना। ओके
चलिए भाई ये भी हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 11। क्या कह रहा है आपसे, एक रेलगाड़ी की चाल बिना रुके 60 किलोमीटर पर आवर है, कंटिन्यू चलती जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन स्टेशनों पर रुक रुक कर चलने में उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर रह जाती है, तो रेलगाड़ी प्रत्येक घंटे में कितनी देर रुकी। प्रत्येक घंटे की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप इनका डिफरेंस फाइंड करोगे, जो कितना आ गया 20 आ गया। अब जो डिफरेंस होता है ना, इसको किसके रेस्पेक्ट में लेंगे भाई, जो फर्स्ट वाली स्पीड होती है बिना रुके 60, तो कितना होगा ये 1/3, यानी कि प्रत्येक घंटे में ये इतना रुकेगी भाई, इतने घंटे। तो इतने घंटे का मतलब कितना हो गया 1/3 इंटू 60, यानी कि 20 मिनट। एक घंटे में 20 मिनट रुक रुक करके चल रही है, तब इसकी स्पीड ये हो जाएगी। ओके, चलिए भाई इसे नोट कर लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ये अभी वाले के तरीके से है। कह रहा है कि a माइनस के बी बराबर है आपके पास 5 और a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर है 41, देन ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो ये तो वैसे ही फॉर्मूला दिख रहा है कि सर a माइनस के बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab होता है। तो a माइनस बी की वैल्यू 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, और इन दोनों की वैल्यू आपका 41 है, माइनस के 2ab। तो माइनस के 2ab इधर आ जाएगा और ये उधर जाएगा, तो माइनस होके 16, 2 से ये कैंसिल, तो ab बराबर 8। ये आपसे पूछा गया भाई आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में क्या है भाई, क्वेश्चन में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के आपके पास में कुछ कॉइन्स दिए जा रहे हैं। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स। कह रहा है कि उनका रेशियो है 1:2:3। 50 पैसे के कॉइन्स 80 हैं, उसने एक परफेक्ट नंबर दे दिया है। 50 पैसे के जो कॉइन्स है हमारे पास में वो 80 हैं, यानी कि 2 यूनिट इक्वल टू 80 कॉइन्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 40। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, यानी कि 120 कॉइन्स। तो उसने पूछा है आपसे कि बताइए टोटल अमाउंट कितना होगा भाई। तो क्या आप बता सकते सर टोटल अमाउंट। देखिए भाई 1 रुपए कितने सिक्के उसके पास 40, तो 40 रुपए तो यहाँ से उसे प्राप्त हो जाएंगे। और 50 पैसे कितने सिक्के हैं 80, तो 40 रुपए यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और 25 पैसे कितने सिक्के हैं 120, यानी 1/4, तो 30 रुपए उसको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस 30, यानी कि 110 रुपए की राशि प्राप्त हो जाएगी। है ना, आसान है। चलिए भाई हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि ABC 3 प्राइम नंबर हैं लगातार, तो C का मान क्या होगा यदि A इंटू बी अपॉन B इंटू सी, अपॉन में तो नहीं है फिलहाल, मल्टीप्लाई आपको दिया जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई है इतना और इसका है इतना। आपसे पूछ रहा है कि बताइए B की वैल्यू क्या होगी। B की और C की, किसी की पूछ सकता है भाई। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, दोनों में एक कॉमन है, तो इसीलिए हमने क्या किया इनको बेस में कर दिया। वैसे हम काटेंगे, यानी कि एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को मिनिमाइज कर रहा है, और उसे मिनिमाइज नंबर को निकालने के लिए क्या करते हैं भाई HCF। और HCF कैसे निकलता है, इन दोनों का डिफरेंस लेकर के। तो अब डिफरेंस लोगे भाई तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 6100, है ना। अब वो नंबर कॉमन है, B क्या कॉमन हो सकता है, अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो 61 इंटू 100, क्योंकि B क्या है भाई, B इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें से ये खुद ही बन रहा है ना, तो यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि B की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी भाई 61। अब सोचो 61 अब किसका मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो ये हो जाएगा 1331, क्योंकि 13 छक्के
78, 78 उसी के आसपास है। अगर यहाँ पर p का मान है 61 तो यहाँ देखो 6 और यहाँ कितना 18 यानी कि 31 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो किसी की वैल्यू वही ए बी सी। ए की वैल्यू 31, 61, ये हो गया हमारे पास में आंसर, है ना। कुछ आपको अप्रोच भी लगानी पड़ती है कि इसमें क्या हो सकता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि LCM एंड HCF आपको दिया जा रहा है ज्ञात करने में किस किस के 12, 15 और 21। इनके LCM ज्ञात करना और HCF बहुत आसान है भाई। HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये तीनों में किससे कट रहे हैं भाई, 3 गुणा 4 और ये कितना है 3 गुणा 5 और ये 3 गुणा 7। तो ये क्या कॉमन आ रहा है तीनों में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3 है सर। अब LCM ज्ञात करना है तो ये 3 तो जो कॉमन है वो तो आता ही आता है, साथ के साथ जो कॉमन नहीं है वो भी आपके आ जाएंगे भाई। ये लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 दूनी 42 यानी कि 420। LCM HCF आपका ये ज्ञात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि A प्लस के B दोनों मिलकर किसी कार्य को कर सकते हैं 40 दिन में और B अकेला कर रहा है उस कार्य को 60 दिन में। तो बताइए A अकेला कितने दिन में करेगा भाई। तो ये तो आसान है भाई, कितना वर्क हो सकता है भाई, लेट 120, है ना। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई 3 and 2। जो लोग नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें टाइम एंड वर्क यदि कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है कुमार कॉन्सेप्ट IAS, उस पर आप जा सकते हो और उसमें आपको UPSC, CSET, SSC, बैंक, रेलवे यानी कंपटीशन के मैथ के चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं। तो यानी कि आप उसमें टाइम एंड वर्क पूरा पढ़ सकते हो। पूरा बेसिक से है कि हम क्यों लेते हैं, वर्क कहाँ से आता है, एफिशिएंसी कैसे आती है, बिल्कुल जीरो से है। क्लियर। टाइम एंड वर्क की 3 से 4 वीडियो हैं, तो उन्हें आप देखिए और फिर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अब भाई बताइए, यदि बी की जो एफिशिएंसी वो कितनी है 2, यदि बी की एफिशिएंसी 2 है, दोनों की मिला के 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जानी चाहिए 1, है ना। तो बस ए का टाइम पूछ रहा है, यानी कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 120 और ए की एफिशिएंसी है 1, तो 120 दिन ए को लग जाएंगे, है ना। आसान है। चलिए इसके बाद में आपसे अगला पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक हमारे पास में ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में भाई ये साइड है 8 और ये साइड है 6। तो एरिया फाइंड करना है भाई, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है 1/2 एंड बेस इंटू हाइट। तो 1/2 8 इंटू 6 यानी कि 4 चांस 24 यूनिट जो भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, है ना। नोट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि x इक्वल 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 है, y इक्वल 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है एंड z इक्वल 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 है। तो पूछ रहा है भाई LCM फाइंड करना है x y y z और z x। इनके आपको LCM ज्ञात करने हुए कि LCM क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले पता है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई है भाई, तो ये क्या नंबर हो सकता है x y का। तो x हमारे पास में ये है और y हमारे पास में ये है। तो अगर हम 2 की पावर देखें, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगी, कॉमा y और z की अगर हम बात करें तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3, कॉमा और zx की बात अगर हम करें तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, हाँ या ना, यही हो जाएगा ना। तो LCM के लिए क्या होता है भाई, ऑलवेज मैक्सिमम पावर आती है भाई। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 इंटू 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी भाई 3 की पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन पावर में दिए तो पावर में, अदरवाइज आप इनकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 18 के बाद में 19
अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी में ए और आगे आपको दिया है बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। पूछ रहे हैं आपसे भाई कितना हो जाएगा, और कुछ भी आपको नहीं दिया गया है। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो हमने इसको ट्राइंगल को मान लिया कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है। आप हमेशा इसको यही मान लोगे। और हमने मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। तो अब यहां से भी क्या हो जाएगा, जो ए के सामने वाली भुजा होती है वो ए हो जाएगी, सी के सामने वाली सी हो जाएगी, बी के सामने वाली बी हो जाएगी, है ना। जरा वैल्यू पुट करते हुए हमारे पास में अब ए हो गया, हमारे पास में पहले ज्ञात कर लेते हैं कॉस सी का मान कितना आ जाएगा भाई। कॉस सी बराबर, अगर सी की बात हो रही है यानी कि सी ये है तो ये वाला बेस बन जाएगा, और कॉस बराबर क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बट्टे कर्ड, यानी कि बी अपॉन ए आ जाएगा ये, है ना। और अगर उसके आगे बढ़ते हैं कॉस बी बराबर, तो बी ये है तो यहां पर क्या जाएगा भाई, सी अपॉन ए। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, ए बी और ये क्या है बी अपॉन ए माइनस के सी, ये क्या है सी अपॉन ए। ए आपने ए यहां से क्या ले लिया भाई, कॉमन ले लिया आपने यहां से ए, तो अपॉन में ए आ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर, है ना। गॉट इट। आसान है। अगर आसान है तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि x अपॉन रूट में 162 इंटू नहीं है इक्वल है यहाँ पर 128 अपॉन x। ये क्वेश्चन है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है इसीलिए यहीं पर हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा भाई एक ही के अंदर 162 और 128। यहाँ पे आप इसको 81 गुणा 2 और ये 64 गुणा 2, यानी कि जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 9 इंटू 8 और इंटू 2 आ जाएगा, है ना। और इक्वल हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई 12। ये हो गया आंसर, दिख रहा है ना। हाँ जी यही लास्ट है 12। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है कि हम कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%, पहले उस पर इंक्रीज कर रहा है और फिर 10% डिक्रीज कर रहा है भाई, कम कर दिया। तो बताइए नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई। तो नेट इफेक्ट क्या होता है भाई, प्लस के 20 माइनस के 10, प्लस माइनस के 20 इंटू 10 अपॉन 100, तो 1212। ये कितना हो जाएगा भाई 10 माइनस के 2, यानी कि 8% प्लस है तो इंक्रीज हो जाएगा भाई 8%, है ना। आपसे कह रहा है कि बताइए क्वेश्चन नंबर 22 में 4, 16, 20, तो इसमें फोर्थ प्रिपोर्शन क्या हो जाएगा, यानी कि चतुर्थ समानुपाती आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर चतुर्थ पूछा जाता तो जैसा कि हमने बताया था आपको, यहाँ पर हमने डी कर लेते हैं और ये होता है समानुपात, यानी कि होता है इक्वल का चिन्ह होता है यहाँ पर, हाँ है ना। तो ये ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी हम लिख सकते हैं इसको। तो आप इसको भी इसी प्रकार लिखे भाई 1, 2, 3 और 4। आप इसको इस प्रकार लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ से 4/16 बराबर 20/x को ये याद करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, जब इसे मिनिमाइज करोगे तो 1/4, तो ये x और ये हो जाएगा हमारे पास 80, आंसर आ गया। यदि ये 1/4 है तो ये 1/4 करने के लिए भाई आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई 20 तो यहाँ 80 होना चाहिए, तभी तो यहाँ पर होगा 1/4। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। गॉट इट। आसान है भाई, 22 भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, जो कि आपका स्टैटिक्स से दिया जा रहा है। पूछ रहा है कि बताइए मॉड क्या होगा, और आपको मीन दिया जा रहा है एंड मीडियन आपको दिया जा रहा है। मीन है 4, मीडियन है 5। तो कह रहा है कि मॉड क्या हो जाएगा भाई,
तो हमने कुछ लिखाया था मॉड बराबर, किसी को याद है? मॉड क्या होता है भाई? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन कितना है भाई? 5 माइनस के मीन कितना है? 4, यानी कि 15 माइनस के 8, तो आंसर हो गया हमारे पास में कितना? 7। है ना, आसान है। और अगला क्वेश्चन तो भाई और ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत से क्वेश्चन करने हैं, इसलिए जल्दी जल्दी स्पीड रखिए भाई। हम लोगों को सीखना है क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, उस पर फोकस करना है। तो x² माइनस के x माइनस के 20 कह रहा है कि इसके फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर या मूल ही पूछ सकता है। तो फैक्टर करने के लिए भाई आपको ये देखना है, इनका मल्टीप्लाई करना तो 20 हो जाए, और डिफरेंस कितना आना चाहिए भाई? 1। आपको सब 4, 5 एंड 4 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस जो आना चाहिए वो माइनस की 1 आना चाहिए। तो यानी कि बड़ी संख्या माइनस की होगी, छोटी संख्या प्लस की होगी। यदि यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि x² के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, और अगर आपने इसे ज्ञात कर दिया तो यही आपके फैक्टर बन जाते हैं। बस क्या करना है, आगे आपको x लगानी है, ओके। और यदि आपसे पूछा गया मूल क्या हो जाएंगे इसके, तो मूल क्या हो जाएंगे भाई इसके? इनका आप 0 रखोगे तो x बराबर 5, और यहाँ से x बराबर माइनस के 4, ये आप मूल भी ज्ञात कर सकते हो। समझ में आ रहा है भाई? आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते अपने आगे। हाँ जी भाई दोस्तों, चलिए देखते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा क्वेश्चन है 25। कह रहा है व्रत की 2 जीवाएं दी जा रही हैं आपको, यानी कि आपके पास में कोई व्रत है, और कह रहा है कि भाई हमारे पास में ये सेंटर हो जाएगा भाई। जीवाएं दी जा रही हैं जो केंद्र पर क्रमशः 90 और 60 अंश का कोण बनाती हैं। यानी कि एक जीवा है हमारे पास में, ठीक है ना, जो कि केंद्र के ऊपर कोण बना रही है इस प्रकार, कितने का भाई? 90 डिग्री का। और जो एक जीवा है हमारे पास में वो कोण बना रही है भाई हमारे पास में कितना? 60 का। ये 60 है और ये 90 है, ठीक है। तो उन जीवाओं का अनुपात क्या होगा? अगर हम मान लें कि ये हमारे पास AB और ये CD, तो हमसे पूछ रहा है कि और CD का अनुपात क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन है भाई। तो बताइए भाई कैसे करना चाहोगे इसको, कोई आपको आइडिया है? हाँ जी सर, आइडिया है। कैसे कि अगर ये 90 है, तो अगर हमारे पास में एक कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और 90 है, साथ ही साथ में हमें यह भी पता है कि सेंटर से जो परिधि पर लाइन जाती है वो क्या होती है? रेडियस होती है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगी भाई। तो यानी कि यदि ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, यानी कि 1 और 1, तो इस अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा भाई? सर √2 हो जाएगा ये। तो बस भाई हमने मान लिया कि ये 1 है और ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? √2 ज्ञात हो गया भाई हमारे पास में, ये है ना। अब बात करते हैं हम 60 की। अगर 60 है तो ये क्या रेडियस है, यानी कि r बराबर ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये 60 है हमारे पास में तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं हमारे पास, तो ये एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि 60 के ही होंगे। तो क्या बन गया भाई हमारे पास में? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये 1 ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा भाई। हाँ जी सर। तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई, ए भी हो गया √2 और ये हो जाएगा भाई 1। तो यही तो आपका आंसर हो गया। आसान था, बेसिक चीजें बस आपको लगानी थी सिर्फ और सिर्फ। और आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया जा रहा है 26, इसमें आपसे कह रहा है sin थीटा अपॉन 1 प्लस के cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन 1 माइनस के cos थीटा। कितना आसान है भाई, ये तो देखते ही कौन हो जाएगा भाई, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई आपका? sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा भाई? 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना? हाँ जी। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सर ये भी sin स्क्वायर थीटा ही तो होता है। तो क्या आंसर आ जाना चाहिए भाई? 1। सर ये तो 1 आ गया इसका भी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हम लोगों का, हाँ है ना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं भाई 27। कह रहा है कि गर्ल लड़कियों का 2/5 भाग बराबर है लड़कों के 3/5 भाग के, और कह रहा है कि दोनों का जो टोटल दिया जा रहा है वो है 250।
तो आपसे लड़के पूछ रहा है कितने होंगे भाई क्लास के अंदर स्टूडेंट। आसान है भाई, यहाँ से आप इनका रेशियो ज्ञात करोगे तो देखो भाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, जी अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि जी रेशियो बी 3/2 इक्वल टू 5 यूनिट। और कितनी वैल्यू हुई 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो यदि बॉयज पूछेगा तो यदि 1 यूनिट का मान 50 तो 2 का मान 100। ऐसा तो नहीं भाई काफ़ी स्पीड तेज है भाई, स्पीड तेज नहीं, अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। यदि आपको इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको पता ही है हमारा, ठीक है। ढूंढ सकते हो कुमार कॉन्सेप्ट IAS, आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो ये भाई हमारा 27 हो गया क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है भाई CP आपको दिया जा रहा है 6300 रुपये है और प्रॉफिट का परसेंट अभी 6%, तो SP बताना है कितना हो जाएगा भाई। तो सबसे पहले तो इसका अगर आपको 6% निकालना है CP का, क्या बता सकते हो कि इसका 1% कितना हो जाएगा, कि हाँ सर 1% तो इसका 63 हो गया। अगर 63 हो गया तो 6% कितना हो जाएगा भाई 6 × 63 यानी कि 18, 36, 378 इतने का प्रॉफिट है भाई। तो वस्तु कितने में उसने बेची होगी सर, प्लस कर दीजिए इसको, ओके कर देते हैं, तो 6678 हो गया आंसर। और यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें, 5 पाइप हैं आपके पास में जो किसी टंकी को 80 घंटे में भर सकते हैं। MDH वाला भाई टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो 8 पाइप उसी टंकी को कितने समय में भरेंगे, तो 8 से हमारा कट गया भाई 10 बार, यानी कि 10 पंजे 50, और समान एफिशिएंसी के पाइप हैं इसलिए पाइप से पाइप भी कट जाएंगे, तो 50 घंटे में टंकी भर जाएगी, है या ना, टंकी भर गई 50 घंटे में। अगला क्वेश्चन अभी हमारे पास में 30, क्योंकि ये एक लाइन का सवाल है, 42.25 ये क्वेश्चन है। 42.25 पूछ रहा है कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल में सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं भाई, तो 25 का कितना आ जाएगा 5, और वर्गमूल कर रहे हैं तो यहाँ 2 अंकों के बाद, तो यहाँ 1 अंक के बाद आ जाएगा। और जब भी कभी लास्ट में 25 आ रहा है, यानी कि वो जो वर्गमूल होगा वो या तो 15 का होगा, या 25 का होगा, या 35 का, या 45 का, या 55 का, या 65 का, या 75 का, यानी कि 2 अंकों का तो है ये, लेकिन उसका इकाई का अंक 5 होगा, ये फिक्स है। अब बात आती सर फिर ये कैसे निकालेंगे, ये हमेशा लगातार 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई मिलेगा आपको हमेशा। तो 42 है तो ये किन 2 लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है भाई सर, 6 7 42। अगर 6 7 42 है तो इसमें हमेशा हम छोटी वाली संख्या को लेंगे, यानी कि 6। तो ये हमारे पास में वर्गमूल हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया आपका। तो उम्मीद है भाई आपका एनालिसिस आज का एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को क्या करना है आप लोग जानते हो, ठीक है ना, लाइक जरूर करके जाएं, जिससे कि हम और भी ज़्यादा आपको एनालिसिस लेकर के आ सकें समय के साथ में। जितना आप हमें प्यार दोगे, लाइक दोगे, कमेंट दोगे, उतना हम अधिक से अधिक वीडियो बनाएंगे। क्लियर? चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।